Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department, SPC Government College अजमेर। हम पढ़ रहे थे मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ गॉल फॉर्मेशन। आज हम करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ इंसेक्ट गॉल्स। Perhaps all plant bugs are incipiently cystidogenetic for cells close to the feeding punctures of many sucking insects. अब इंसेक्ट जब भी किसी प्लांट के ऊपर फीड करने बैठता है तो सारे ही लगभग प्लांट बग्स जो होते हैं, प्लांट इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कि प्लांट्स पे फीड करते हैं, जैसे ही वो पंचर करते हैं प्लांट के सेल्स पे, तो उस एरिया के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। दे बिकम सिसिडोजेनेटिक। सारे प्लांट बग सिसिडोजेनेटिक बन जाते हैं जैसे ही किसी प्लांट पर अटैक करते हैं, और वहाँ के उस एरिया के जो सेल्स होते हैं जहाँ पर भी इंसेक्ट पंचर करता है वो हाइपरट्रॉफीड हो जाते हैं। कुछ फिक्स डिग्री के अंतर्गत वहाँ तक, उस लेवल तक हाइपरट्रॉफीड हो जाते हैं। Perhaps all plant bugs are incipiently cystidogenetic. For cells close to the feeding punctures of many sucking insects, the cells become hypertrophied to a ranging degree. अब लीफ एंड स्टेम माइनर्स जो होते हैं, माइनर्स का मतलब होता है लीफ एंड, आपने कई लीव्स में देखा होगा एक लाइन बन रही है लीव्स के ऊपर इंसेक्ट मूवमेंट की एक लाइन बन रही है, तो उससे अपन शो कर सकते हैं कि ये स्टेम पर या लीफ पर इंसेक्ट मूव कर रहा है। आई विल गिव यू द डायग्राम ऑफ दिस माइनर्स इन योर क्लास। आई विल शो यू द डायग्राम। तो लीफ एंड स्टेम माइनर्स जो होते हैं ये छोटे छोटे लार्वा होते हैं, ब्लैक फ्लाइज के और वास्प्स के और मॉथ्स के। ये कई फ्लावरिंग प्लांट्स और वेजिटेबल्स को डैमेज करते हैं। अगर वो स्टेम माइनर्स जो होते हैं, स्टेम माइनर्स दैट रिमेन इन द सेम पार्ट ऑफ द स्टेम में सिमिलरली स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज सराउंडिंग देम। ये जो स्टेम माइनर्स होते हैं ये अपने पास के सारे जो टिश्यूज होते हैं स्टेम के, उनके अंदर ग्रोथ स्टिमुलेट करते हैं, मतलब ग्रोथ और ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि ये कुछ तरह का ओरल सीक्रेशन निकालते हैं जिसकी वजह से ये स्टेम और लीफ माइनर्स जो होते हैं अपने आसपास के एरिया के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। एंड ऑल्दो द प्लांट सेल्स आर कॉन्स्टेंटली ईटन अवे, द इंक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ बिकम्स एविडेंट एज एन एक्सटर्नल स्वेलिंग। अब चूंकि ये इंसेक्ट वहाँ रहते हैं, वो उस स्टेम या लीफ को फीड भी करते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली ईट करते जाते हैं उसको, लेकिन उनकी ग्रोथ की जो रेट होती है सेल की, इनके अटैक से जो सेल के अंदर जो ग्रोथ इन्हेंस होती है वो इतनी हो जाती है कि एक स्वेलिंग के रूप में ये ग्रोथ बाहर आती है। द प्लांट सेल्स आर कॉन्स्टेंटली ईटन अवे, देयर इंक्रीज्ड रेट ऑफ ग्रोथ बिकम्स एविडेंट एज एन एक्सटर्नल swelling. Whatever be the final appearance of gall development, it starts with a general stimulation of growth of young plant cell. किसी भी तरह का गॉल का डेवलपमेंट हो, सबसे पहला काम होता है कि प्लांट सेल्स के अंदर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। फर्स्ट इफेक्ट है द न्यूक्लियाई एनलार्ज एंड द न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल्स इंक्रीज। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट अटैक करता है तो उसकी सीक्रीशन से जहाँ पर भी जो एरिया है जहाँ पर इंसेक्ट पंचर करता है सेल्स को, प्लांट सेल्स को, उस एरिया के जो सेल्स होते हैं वो हाइपरट्रॉफीड हो जाते हैं। और क्या क्या इफेक्ट होता है उसके अंदर? द न्यूक्लियाई एनलार्ज, न्यूक्लियस बड़ी हो जाती है, एंड द न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल्स इंक्रीज, और जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए प्रेजेंट होते हैं वो उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, दे इंक्रीज। सेकंड है क्लोरोप्लास्ट डीजेनरेट हो जाते हैं।
उस एरिया के अंदर जो क्लोरोन सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज स्टार्च इज कन्वर्टेड टू शुगर। जो स्टार्च है उन सेल्स में इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग टू शुगर। नेक्स्ट है सेल्स परमिएबिलिटी इज इंक्रीज्ड। ये हमने पहले भी जिक्र करा था कि परमिएबिलिटी ऑफ सेल इंक्रीजेस एंड द सेल्स एनलार्ज। सेल एनलार्ज हो जाते हैं। द रेट ऑफ डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इज इंक्रीज्ड। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो और ज़्यादा डिवाइड करने लग जाते हैं एंड यंग पैरेनकाइमेटस सेल्स में बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड आर देन सेड टू बी डी डिफरेंशिएटेड। और जो यंग सेल्स जो बने हैं पैरेनकाइमा के मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिवीजन से जो नए पैरेनकाइमा सेल्स बने हैं वो भी मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। तभी तो ज़्यादा हाइपरप्लेजिया हो जाता है एंड हाइपरट्रॉफी हो जाता है। तो जो नए सेल्स बनते हैं, जो परमानेंट टिश्यूज़ नए बने, वो भी मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। Further stimulation of growth leads to the appearance of vascular tissue that joins up with the plant's main vascular supply as with the rest of the tissue of the gall. अब और भी ज़्यादा जब ग्रोथ होती है तो नया वेस्कुलर टिश्यू बनता है। वेस्कुलर सेल्स भी तो बनेंगे, खाली पैरेनकाइमा वगैरह तो ना बनेगा। तो जो नए वेस्कुलर टिश्यूज़ जो नए बनते हैं ग्रोथ से, वो जो पुरानी वेस्कुलर सप्लाई है प्लांट्स की उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं एक फिक्स पोलैरिटी में। विद द रेस्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ द गॉल दे हैज़ अ पोलैरिटी रिलेटेड टू द insect rather than to the rest of the plant. At this relatively undifferentiated stage, the gall is termed as cataplasm. इस स्टेज में जबकि पूरा डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, उस गॉल को बोलते हैं कैटाप्लाज्म। अगर इस गॉल के अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस लेयर्स भी बन जाती हैं या स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स बनने लग जाते हैं या कुछ भी दूसरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने लग जाती है, तो अब ये गॉल कहलाता है प्रोजोप्लाज्म। If it goes on to develop sclerenchymatous layers, specialized epidermal structures or other complex formation, it is termed as prosoplasm. अब गॉल के सेंटर के अंदर वैसे तो इंसेक्ट उसको पूरा खा लेता है, लेकिन गॉल एट द सेंटर ऑफ द गॉल द इंसेक्ट में suck or chew the surrounding cells rich in एनाबोलाइट्स। एनाबोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एकदम इंसेक्ट को एनर्जी देते हैं। तो जो इंसेक्ट है वो उसके आसपास के सारे सेल्स को फीड कर लेता है और वो सेल्स उसके लिए एनाबोलाइट्स की तरह से एक्ट करते हैं। मीन्स दे प्रोवाइड द इंस्टेंट एनर्जी टू द इंसेक्ट। Or it may absorb and imbibe liquids that ooze out from a jelly-like layers of nutrient cells, possibly disintegrating under the influence of hydrolytic enzymes produced by the organisms. अब कई जो ऐसे सेल्स होते हैं वो इंसेक्ट जब फीड करना शुरू करता है तो उसके द्वारा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकले जाते हैं उनकी मदद से कई सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो जो इंसेक्ट होता है वो न्यूट्रिटिव सेल्स जो होते हैं, जेली लाइक लेयर बन जाती है, आधे टूटे हुए, आधे फुली फॉर्म्ड सेल्स, कुछ डिसइंटीग्रेटेड सेल्स, तो एक न्यूट्रिटिव लेयर बन जाती है। तो उसके अंदर से जो लिक्विड ऊज आउट करता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द हेल्दी प्लांट इज प्राइमरीली अंडर द कंट्रोल ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ chemical substances with non-specific activity. अब कोई भी जो हेल्दी प्लांट होता है उसकी ग्रोथ किससे गाइडेड होती है? प्लांट्स के अंदर से जो केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं वो गाइड करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं किसी भी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ। अब ब्लॉच, BLOCH, according to Bloch, the evidence persists towards some sort of chemical influence associated with the salivary secretion which must be rather specific for each gall making insect. ब्लॉच ने ये कहा था कि कुछ एक केमिकल इन्फ्लुएंस निकलता है प्लांट सेल्स के अंदर
by the salivary secretion of insects which is specific for each plant. Others have adopted, कुछ अलग और जो पैथोलॉजिस्ट्स थे उन्होंने ये व्यू अडॉप्ट करा, व्यू ऑफ P. Boyson and Jensen given in 1948, that the chemical stimulus is non-specific and hence only animals are capable of stimulating the production of complex galls. कि प्लांट की मदद से या प्लांट की उससे नहीं होता है, एनिमल्स ही उसके अंदर स्टिमुलेट करते हैं, बिकॉज ओनली दे कैन कंट्रोल एप्लीकेशन ऑफ द स्टिमुलस सो दैट इट इज़ गिवन इन डेफिनेट प्लेसेस एंड एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन. जैसे इंसेक्ट जहाँ जहाँ भी बैठ के फीड करा इंसेक्ट ने, वहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस पे और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में कितनी देर तक फीड करा वो डिपेंड करता है गॉल फॉर्मेशन के ऊपर. Recent work has shown that IAA, indole acetic acid, plays an integral part in RNA and DNA protein synthesis in plants and has given further point that cystidogenesis is stimulated naturally by applying IAA to plant tissue. ये देखा गया कि प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर आर्टिफिशियली अगर इंडोल एसिटिक एसिड को अप्लाई किया गया तो इट लीड्स टू cystidogenesis. It leads to gall formation. So students, this is all for today. We'll continue in the next class. Okay, thank you.